हेलो बच्चों। तो मैं अभिलाष सिंह फिर से हाजिर हूँ इस यूट्यूब चैनल चाणक्य वाले गुरुजी में। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में फिजिक्स पढ़ा रहा था। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मात्रक एवं मापन, यानी मात्रक और मापन के बारे में हमने ठीक ठाक से पढ़ा था और ये भी जाना था कि मात्रक क्या होते हैं, मापन क्या होते हैं, है ना। तो इस फिजिक्स में मात्रकों का बहुत महत्व है और मापन की हर जगह आवश्यकता पड़ती है। इसलिए जो हमारे एक वैज्ञानिक थे लॉर्ड कैल्विन, इन्होंने इस फिजिक्स को सीधे क्या कहा है, मापन का विज्ञान है, यानी भौतिक विज्ञान को परिभाषित ही कर दिया कि यह मापन का विज्ञान है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग मापन करते हैं तो मापन में त्रुटियां भी आती हैं, है ना। मापन में त्रुटियां भी आती हैं, ध्यान से समझिए। जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक वस्तु है, कोई भी वस्तु है, जैसे ये मैं मार्कर ही ले लूं, तो इसकी लेंथ की बात करूं तो आप इसकी लेंथ मेज़र करेंगे तो इसकी वास्तविक माप से कुछ ना कुछ कम या ज़्यादा मापेंगे। ध्यान से देखें, जैसे हम कहते हैं कि ये हमारे मार्कर की लेंथ जो है वो 6.5 सेंटीमीटर है। अब आप मापेंगे तो मापने में कुछ ना कुछ गलती जरूर आएगी, यानी 6.5 की जगह 6.4 माप दो, 6.3 माप दो या 6.6 माप दो। तो इस मान में और इस मान के बीच एक अंतर है, उसी अंतर को हम कहते हैं त्रुटि। यानी ये हमारा क्या है, वास्तविक मान, वास्तविक मान। और ये क्या है, हमने प्रयोग किया। सबसे पहले समझिए, फिजिक्स में हम लोग बहुत प्रयोग करेंगे, बहुत सारे प्रयोग, है ना। तो प्रयोग करने पर एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी जो उसकी वास्तविक वैल्यू होगी, तो प्रायोगिक वैल्यू कुछ अलग होगी। तो वास्तविक मान और प्रायोगिक मान का जो अंतर है उसे ही हम फिजिक्स में यानी भौतिकी की भाषा में त्रुटि के नाम से जानते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि ये वास्तविक माप या वास्तविक मान कह लें, मान, और हमारे पास प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान। तो इन दोनों के बीच जो अंतर आता है इसे ही हम कहते हैं त्रुटि। क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वास्तविक मान, जैसे हमारा 6.5 था और माइनस हमने 6.6 माप दिया, तो 6.6 मापने पर 0.1 की क्या आ गई, कमी या अधिकता हो गई, तो इसे ही हम कहते हैं त्रुटि। अच्छा ये देखो माइनस में बच रहा है, तो इसको हम चाहें तो इसको मॉड में कर लें, या तो फिर एक बहुत ही बढ़िया इस तरह से माइनस लगाते हैं, ये साइन। इसका मतलब होता है कि बड़े से छोटे को घटाइए, यानी अंतर निकालिए केवल। तो हम लोग इसको अंतर निकालने के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास ये सब क्या है, ये सब मापे हैं, ये सब मान है। त्रुटियां क्या हैं, त्रुटि के बारे में हम ठीक से जानते हैं। देखो यहां से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि किसी वास्तविक माप और प्रायोगिक माप के बीच कुछ अंतर पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। इसी प्रकार से हम एक और परिभाषा कह सकते हैं किसी भी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। किसी भी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या फिर ऐसे सीधे कहिए कि मापन के अंतर्गत किसी भी वस्तु के वास्तविक मान तथा मापी गई माप, वास्तविक मान तथा मापी गई माप के बीच अंतर को त्रुटि कहते हैं। मापी गई माप के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। या फिर हम कह सकते हैं वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। तो अब हम लोग इस क्लास में कितने प्रकार की त्रुटियां पढ़ेंगे वो देखते हैं। हम लोग यहाँ पर त्रुटियों के प्रकार पढ़ेंगे। त्रुटि यानी इरर, इरर एनालिसिस, त्रुटि विश्लेषण बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग जो त्रुटियां पढ़ेंगे वो त्रुटियां पढ़ेंगे 3 प्रकार की, मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पढ़नी तीनों नहीं है, अभी मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं पढ़नी है। तो 3 प्रकार की त्रुटियां मुख्य रूप से होती हैं। एक होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियां। कौन सी होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियों को कहते हैं सिस्टेमैटिक एरर, सिस्टेमैटिक
एरर। और नंबर 2 जो होती हैं वो हमारी होती हैं, ये हमारी सिस्टेमेटिक एरर हो गई। और नंबर 2 पर जो हमारी एरर्स होती हैं उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर्स, यानी यादृच्छिक त्रुटियां। यानी यादृच्छिक शब्द पता नहीं कहाँ से चले आते हैं ऐसे ऐसे शब्द, यादृच्छिक त्रुटियां इनको बोलते हैं हम रैंडम एरर। रैंडम एरर। इसके बाद हमारे पास एक और त्रुटि होती है जिसको हम बोलते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि। स्थूल या गंभीर त्रुटि। तो स्थूल को या गंभीर त्रुटि को गौतम गंभीर ना समझ लेना, गंभीर त्रुटि इसको हम बोल सकते हैं ग्रॉस एरर। तो ग्रॉस एरर हो गया। अब ध्यान से देखिए हम लोग कौन कौन सी त्रुटियों को इसमें से पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल कहानी एकदम आसान है, कुछ कठिन वठिन नहीं है। देखिए ये लोड बिल्कुल न लीजिए कि फिजिक्स बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखो कठिन कठिन जब किसी चीज को समझोगे आप तो वो कठिन ही लगेगी, है ना। अगर आप उसको मान के चलिए कितना भी सरल है, कितना भी, जैसे वो नहीं, आप लोगों ने एक मूवी जरूर देखी होगी, कौन सी, 3 इडियट्स। नहीं देखी होगी ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। तो 3 इडियट्स में क्या कहता है, कहता है कि अपने मन को बेवकूफ बना के रखो, है ना। बेवकूफ बेवकूफ मतलब बनाइए, उसको मजबूत बनाइए, ठीक है। चलिए देखिए क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां जो हैं सिस्टेमैटिक एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर में एक ऐसा वर्ड दिख रहा है कुछ, सिस्टम। ध्यान से समझो, सिस्टम। ये सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे बात को समझो। हम लोग इस त्रुटि विश्लेषण में ज्यादातर क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और तो प्रयोग करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। तुमको बिठा दिया जाए, दे दिया जाए बढ़िया वो मीटर स्केल, और कड़ी धूप में बिठा दिया जाए, या इधर कहा जाए जाओ रोड पे बैठ के मेजरमेंट कर लो, प्रयोग कर लो, तो क्या होगा, गड़बड़ी होगी ना वहाँ पर। यानी हमको एक सिस्टम चाहिए, हमको एक बढ़िया सी लैब चाहिए, और वहाँ पर हर एक इंस्ट्रूमेंट की उचित व्यवस्था चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट हमको बढ़िया से चाहिए सारे, है ना। क्रमबद्ध त्रुटियां वे त्रुटियां होती हैं जिनके बारे में हमें पूर्व अनुमान होता है, यानी उसमें जो गलती आती है उसके बारे में हमें पता रहता है कि क्यों गलती आई है। चलिए अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को समझते हैं। जैसे मैं कह दूं कि आप एक 6.7 सेमी का रेखा खींचिए, 6.7 सेंटीमीटर, और तुमको हमने एक मापक यंत्र दे दिया, कौन सा, बाबा आदम जमाने की वो दे दी स्केल। उसमें जो है ऐसे वो जो स्केल थी वो ऐसे आगे के सिरे गोल हो गए हैं, और इसके बीच के जो कहीं पर 1 लिखा है तो कहीं पर पॉइंट वॉइंट लगे ही नहीं है, कहीं पर 2 लिखा है, 0 गायब ही है, 5 है, 7 है सब कुछ, मतलब बीच बीच की मिसप्रिंट हो गई है और टेढ़ी मेढ़ी हो गई है। तो अब आपसे हम कह दें कि इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इस लेंथ को मेजर करो कितनी है, तो तुम मेजर करोगे तो जरूर गलती करोगे, करोगे कि नहीं। तो वो गलती क्यों करोगे, इस इंस्ट्रूमेंट की वजह से। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जगह अगर आप बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट लेते जिसमें कोई गलती ना होती तो आप गलती शायद ना करते। तो इस प्रकार से हमें पता है कि जो हमारे द्वारा गलती हुई वो हमें पता है कि क्यों हुई है, पता है ना। तो वो गलती इसलिए हुई है क्योंकि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट सही नहीं था। तो जिन गलतियों के बारे में हमें पूर्व अनुमान होता है वो क्या होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां। तो आप जानते हैं कि रैंडम एरर्स क्या होती हैं, यादृच्छिक त्रुटियां। और इन यादृच्छिक त्रुटियों के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यादृच्छिक त्रुटियां, अब हम तुमसे कह रहे हैं एक बढ़िया सा, मान लेते हैं कि ये है लखनऊ, ये लखनऊ है, और ये है कानपुर, कानपुर, और ये भैया तुम्हारा घर है, तुम्हारा ही घर है, तुमसे बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा घर है ना। और यहाँ से तुम्हारे कोई रिश्तेदार, मान लो तुम्हारे मामा जी चली, है ना, यहाँ से अपनी कार से जा रहे थे, और रात के 11:30 बजे हुए थे, और उनका यहाँ पर क्या हो गया, उनकी कार पंचर हो गई। अब कार पंचर हो गई और
अब 11 बजे रात में मान लो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर कोई दुकान नहीं खुली हुई है, तो आप क्या करेंगे? जब कोई दुकान नहीं खुली हुई है तो वो क्या करेंगे? वो अचानक सोचेंगे अरे यार कहाँ फंस गए। कहेंगे ऐसा करो, गाड़ी को साइड में लगाओ और यहाँ पर हमारे रिश्तेदार रहते हैं, वो तुम्हारे घर में कूद पड़ेंगे और तुम्हारे अंदर तुम्हारे घर में क्या करेंगे? जैसे ही बेल बजाएंगे तुमको बुलाएंगे और तुमसे कहेंगे कि मैं कानपुर के लिए जा रहा था और अचानक मेरा टायर फट गया। तो यादृच्छिक का मतलब क्या है? अचानक। अचानक से जो बात आ जाए, मतलब कायदे से पूछिए, इस बात का उन्हें भी पूर्व अनुमान नहीं था कि वो तुम्हारे घर आएंगे। तो ऐसी त्रुटियां जिनके बारे में हमें कोई पूर्व अनुमान न हो, ऐसी त्रुटियों को हम यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटियां, आप लोग यादृच्छिक नाम तो सुने ही होंगे, जैसे प्रायिकता वगैरह में कहते थे एक झोले में 3 लाल गेंदे हैं, पीली गेंदे हैं, कुछ सफेद गेंदे हैं, तो एक गेंद यादृच्छाया निकाली गई। यादृच्छाया का मतलब जब हमने झोली में हाथ डाला तो हमें ज्ञान नहीं था कि सफेद निकलेगी कि लाल निकलेगी कि नीली निकलेगी। तो यादृच्छाया जो गेंद निकली उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे मतलब जो यहाँ पर अब त्रुटियां आ रही हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यादृच्छिक त्रुटियां। तो इस प्रकार से, तो इनका हमें पूर्व अनुमान नहीं होता है, तो इन्हें हम अच्छे से, मतलब इन्हें हम दूर भी नहीं कर सकते। तो जब दूर नहीं कर सकते हैं तो इनके बारे में हम पढ़ते नहीं हैं। अब इसके बाद देखते हैं स्थूल या गंभीर त्रुटि। तो स्थूल या गंभीर त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जिसको कहते हैं कि हम, जैसे तुमको एक राज की बात बताएं, आपको जब भी कोई प्रैक्टिकल कराया जाएगा तो उस प्रैक्टिकल कराने से पहले आपके कक्षा अध्यापक या जो भी आपको पढ़ाते होंगे स्कूल में या कहीं भी, वो आपको पहले उस प्रैक्टिकल के बारे में अवगत कराएंगे। प्रैक्टिकल के बारे में आपको नॉलेज देंगे कि कैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे। पहले तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, है ना। उसके बाद उन प्रैक्टिकल का क्या मतलब है, उस प्रैक्टिकल से क्या होता है, दुनिया की चीज़ें वो आपको बताएंगे। और ऐसा कर दो कि सारे बच्चे आए हों और 4 बच्चे, मतलब तुम, जैसे तुम आलसी इंसान, तुम आए ही ना हो, है ना। तो तुम जब नहीं आए होगे तो जब तुम प्रैक्टिकल में जाओगे करने के लिए, लैब में सीधे बिठा दिए गए, आजकल ऐसा ही होता है ना। तो जैसे ही तुम जाओगे तो वहां पर तुमको क्या किया जाएगा? कहा जाएगा करो भैया प्रैक्टिकल। और जब प्रैक्टिकल करोगे तो तुमको प्रैक्टिकल के बारे में जब ज्ञान ही नहीं है तो तुम सारी की सारी त्रुटियां ही करोगे। तो ऐसी त्रुटियों को क्या कहते हैं? स्थूल या गंभीर त्रुटि। तो इसका मतलब है कि तुम्हें प्रैक्टिकल के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या कहते हैं? स्थूल या गंभीर त्रुटियां। तो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा सा इन त्रुटियों के बारे में समझ चुके होंगे। अब पढ़ेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। मेन यही है, क्योंकि अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रुटियों को पढ़ेंगे और उसके बाद त्रुटियों का सॉल्यूशन करेंगे, न्यूमेरिकली उनको सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करके हल करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हल करना सीखेंगे। तो हमारे पास क्या है? सबसे पहले है क्रमबद्ध त्रुटियां। तो क्रमबद्ध त्रुटियां समझो क्या होती हैं? क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां यानी सिस्टेमैटिक एरर। तो सिस्टेमैटिक एरर जो होती हैं वो समझ लो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार के कह दो, ये भी एक आफत है। अब 4 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारे पास सबसे पहले जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, इसको बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या बोलते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। तो ध्यान से समझिए निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। निरपेक्ष त्रुटि बिल्कुल वही है, अभी हमने जो बताया था कि वास्तविक मान से प्रायोगिक मान को घटाने पर जो अंतर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। सेम वही चीज है। एब्सोल्यूट एरर जो है वो क्या है? अगर हमारे पास कोई वास्तविक माप दे रखी है और हमारे पास कुछ प्रायोगिक माप है, उनके बीच जो अंतर आएगा उसे हम क्या कहेंगे? निरपेक्ष त्रुटि कहेंगे। इसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है मीन एब्सोल्यूट एरर।
मीन एब्सोल्यूट एरर यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है भैया? अब बात को समझो। जैसे हमने एक माप ली, बात ये है माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक से अधिक वैल्यू है एक ही माप की। कायदे से पूछो, जैसे हमारे पास एक प्रैक्टिकल कर रहे हैं और एक प्रैक्टिकल में एक ही बार में हम माने कि बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको 3 बार मापा गया। एक बार माप दिया गया 5.3, एक बार माप दिया हो गया 5.2, एक बार 5.4 माप दिया गया हो। तो हमारे पास इसकी 3 मापें होंगी। तो 3 मापें होंगी तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे। माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालना बहुत ही इजी है। सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, वास्तविक माप पता होनी चाहिए। तो वास्तविक माप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इनका माध्य निकाल लेंगे। मतलब मान लो ये लंबाई है, इस लेंथ की लंबाई है, तो इसकी वास्तविक लंबाई क्या हो जाएगी, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो बहुत कायदे से पढ़ा होगा आपने, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो इसको 4 2 6 3 9 और ये क्या हो गया 5 3 15, 15.9 बटे 3, यही तो हो जाएगा। 3 5 15, 3 3 को 9। तो यानी ये आ गया हमारा 5.3 को हम मान लेंगे कि ये हमारी वास्तविक माप है ना, वास्तविक माप है। तो ये अब वास्तविक माप से अगर इन मापी गई मापों को घटाएं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एब्सोल्यूट एरर। तो मान लो वो क्या है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एल है, मान लेते हैं उसको डेल्टा एल से प्रदर्शित करते हैं। तो पहली वाली माप रहे तो डेल्टा L1 से कर दिया। तो डेल्टा L1 इक्वल टू 5.3 माइनस क्या हो गया 5.3। तो ये वाली क्या आ गई, 0 आ गई। दूसरी डेल्टा L2 देखें क्या आ जाएगी, 5.3 माइनस 5.2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 0.1। इसके बाद डेल्टा L3 देखें तो 5.3 यानी वास्तविक माप ये है हमारी, और मापी गई माप क्या है, ये है 5.4। तो इसको भी अंतर देखेंगे तो 0.1 का आएगा। तो अब हम अगर क्या निकाल लें, माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालें। क्या निकालें, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि मतलब जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं उनका माध्य, सीधे अरे यहीं से समझ में आ रहा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो यानी माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 बाई, अब 3 है तो 3 से डिवाइड कर दो, पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब इसको हम डेल्टा L से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये भैया हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब इसके बाद जो तीसरी त्रुटि आती है, बात को समझिए, जो तीसरी त्रुटि आती है उसको हम कहते हैं सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, रिलेटिव एरर जो होता है सापेक्ष यानी भिन्न। भिन्न में जानते हैं आप क्या होता है, अंश होता है और हर होता है। तो यानी इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे कि प्रायोग जो हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, यानी ये और जो हमारी वास्तविक लंबाई थी इसके अनुपात को क्या कहते हैं, सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। तो हम बहुत आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो चौथी आती है उसको क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। क्या कहते हैं, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि अगर हम त्रुटि को क्या कर दें, अगर त्रुटि को हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें तो उसे हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। यानी यही जो सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि थी, अगर इसे 100 से गुणा कर दें तो उसको हम प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। जैसे 4/5 हो, इसको प्रतिशत में व्यक्त करना हो तो 100 से गुणा करते होगे, तो 5 20 हम 100 यानी 20 चक्को 80% है। 4/5 को मैं 80% लिख सकता हूँ। सेम इसी तरह से अगर भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दिया जाए तो वो प्रतिशत त्रुटि में बदल जाती है। तो मैंने अभी तुमको बेसिक नॉलेज दिया है इसके बारे में। अभी आप इसको एकदम देखिए, हर चीज को समझना एक अलग बात है, थोड़ा सा उसके बारे में आपको भी पढ़ना चाहिए। आप कोई सी भी जो भी बुक हो आपके पास किसी भी प्रकार के राइटर की, उसको एक बार जरूर पढ़िए और मेरी वीडियो को देखिए, उससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और नोट्स मैं हमेशा कहता हूँ, नोट्स बिल्कुल अपने हाथों से बनाइए।
कहीं के नोट्स नहीं, अपने हाथ से बनाइए। पहले क्लास देखिए, उसके बाद बुक उठाइए, उसको एक बार पढ़िए, फिर नोट्स अपने आप से लिखिए सारे टॉपिक। और एक बात और बता देते हैं आपको, ये त्रुटियां वुटियां आपको लिखने के लिए कहीं नहीं आएंगी, ज़्यादातर इनका सोल्यूशन मिलेगा, न्यूमेरिकल आएगा इस पर। तो इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे ही आऊँगा आपको बताऊँगा कि कैलकुलेशन ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों की गणना कैसे की जाती है। सारी त्रुटियों की गणना करेंगे और उसके बारे में यानी न्यूमेरिकल्स भी लाएंगे। ये कैलकुलेशंस की एरर मतलब कैलकुलेशन ऑफ एरर ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा अच्छे से एक एक चीज़ को लेकर के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए अच्छे से।